हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शंस जो क्लास 11 का चैप्टर है उसमें जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फंक्शन। पिछले वीडियो में रिलेशंस के विषय में बताए थे, उसके पहले ऑर्डर पेयर। आज हम बताने जा रहे हैं फंक्शन क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन फंक्शन, ए रिलेशन एफ फ्रॉम A to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से यहाँ तक कि if every element of A has one and only one image in set B, इसमें जो इमेज मिलेगा वो यूनिक होगा। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल से कैसे बता रहे हैं। ये एफ ए से बी में कोई रिलेशन है। ये दो सेट हैं ए बी। ए और बी से कोई रिलेशन है। वो रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? जब इस ए का हर एलिमेंट इस B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। इस A का हर एलिमेंट, दो कंडीशन है। कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब A का हर एलिमेंट B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। कहने का मतलब यह है कि A का जो इसमें इमेज बनेगा वो यूनिक होगा। इसका जो इसमें इमेज बनेगा वो यूनिक होगा। दूसरा ये है कि इस ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। पहला तो इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, और दूसरा कि इसका कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, और इसके एक एलिमेंट का इसमें दो इमेज नहीं बनना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, डेफिनेशन बताए थे, उसी डेफिनेशन को अलग से बता रहे हैं कि अगर ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। पहले बताते हैं ये है क्या, कैसे रिलेटेड है। इधर ये जो है ए का एलिमेंट, इसको बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज, इसके जो एलिमेंट हैं 1 2 3, ये प्री इमेज हैं। प्री इमेज, प्री इमेज कौन कौन से हैं? 1 2 3, ये प्री इमेज हैं। इसका इधर ये इमेज बन रहा है, ऐसे समझिए। ये जो ए है इसका बी में इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है। ए का इमेज बी में बन रहा है, तो मान लीजिए 1 है तो 1 का इमेज 1 है, इधर 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है। इधर कोई और एलिमेंट नहीं है, ये किसी और का इमेज रहा होगा। तो ये जहाँ तक ये दिया हुआ है सब एक दूसरे के इमेज यहाँ रिलेट कर दिए गए हैं। तो वही कह रहे हैं कि इसके एलिमेंट को हम बोलते हैं कि ये प्री इमेज है। ए का जो एलिमेंट होता है ये प्री इमेज होता है, और बी के सारे एलिमेंट जो होते हैं ये होते हैं इमेज। इमेज ये 1 4 9 16, ये हो गया इमेज। और ये प्री इमेज, प्री माने पहले का, इमेज के पहले जो है उसको बोलते हैं ये प्री इमेज है। तो अब इसमें ध्यान देना है कि जब ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? पहला ये है कि किसी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बन सकता है। बताया था कि इसका एक और एक ही इमेज बनेगा, लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन उसको हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि किसी भी एक का बी में दो इमेज नहीं बन सकता। मतलब अगर इस तरह से है ये 1 2 3 और ये है 1 A B C D कुछ भी ले लें, अगर ये है ऐसे, ये है ऐसे, ये है ऐसे, तब तो ये इमेज बनेगा,
इमेज है इसमें, ये फंक्शन होगा। ये क्या होगा? ये फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। यहाँ तो बच सकता है, यहाँ नहीं बचना चाहिए। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। फिर दूसरा, अगर ये दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, पहला ये है कि इसका हर एलिमेंट किसी न किसी बी के एलिमेंट से रिलेटेड हो, मतलब इसका इसमें कोई ना कोई इमेज बना हो, यहां पर कोई एलिमेंट बचा ना हो। यहां देखिए, क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन। डेफिनेशन से क्लियर है, फंक्शन क्यों नहीं है? इसका यूनिक इमेज होना चाहिए। डेफिनेशन में लिखा गया था कि इसका ए का जो ये एलिमेंट है, इसका बी में यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब एक और एक ही इमेज हो, उसका डबल इमेज ना हो। यहाँ पर एक का दो इमेज बन गया है। किसी एक आदमी का दो चेहरा हो सकता है, किसी भी एक आदमी का दो चेहरा नहीं हो सकता है। वैसे ही यहाँ पर एक के दो चेहरे नहीं हो सकते, दो इमेज नहीं हो सकते, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अगर एक ही आदमी के दो चेहरे दिखाई दें तो समझिए कि वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन है। ये अगर ऐसा है तो फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन और फंक्शन दोनों में अंतर है। ये रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता है। रिलेशन हो सकता है, रिलेशन में दिक्कत नहीं है, लेकिन फंक्शन के लिए कंडीशन है कि इसमें जो इमेज बनेगा वो यूनिक इमेज होगा, केवल और केवल एक ही इमेज होगा। अगर दो इमेज बन गया तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। फिर देखिए तीसरा, इन दोनों में अंतर देखिए। डेफिनेशन में क्लियर था कि ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, मतलब ए के हर एलिमेंट का बी में कहीं ना कहीं इमेज होगा। तो वन का तो ए से है, टू का बी से, थ्री का सी है इमेज, लेकिन फोर जो बचा है इमेज तो इसका भी होगा। तो यहाँ पर होना चाहिए था इमेज इसका भी होगा, लेकिन यहाँ पर खाली है, यहाँ पर ये बच जा रहा है। अगर ये बच जा रहा है तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ये बचना नहीं चाहिए, अगर ये नहीं रहता तब हम कहते फंक्शन है। ये चूंकि बच गया तो इसलिए कहेंगे इट इज़ नॉट फंक्शन। तो इस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा, इस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? यहां पर सेट ए में 1 2 3 है, 1 2 3। सेट बी में ले लिए हम 1 4 9, ये 9 है। ये डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको ये लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है? वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, मतलब x इसका एलिमेंट है, y इसका एलिमेंट है। ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्या है कि x में अगर हम 1 की वैल्यू रखते हैं तो y में
1 स्क्वायर मतलब 1। एक्स में अगर 2 रखते हैं तो यहाँ 4 मिलना चाहिए, एक्स में अगर 3 रखते हैं तो यहाँ 9 मिलना चाहिए। देखिए y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 रख दिए तो y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रख दिए तो y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 रख दिए तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये जो x इज इक्वल टू 1 2 3 है ये है प्री इमेज, इसी को x हो गया 1 2 3। अगर हम कहें प्री इमेज निकालिए, प्री इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 प्री इमेज। ये 1 2 3 जो हैं ये प्री इमेज कहलाते हैं। इमेज जिनका बनता है उसी को प्री इमेज कहते हैं। ये इमेज है तो ये प्री इमेज। अब देखिए अगर हम कहें कि इसके इमेज क्या क्या बनेंगे, इमेज इसमें जो इमेज है ये है 149 149। यहां पर देखिए ये था प्री इमेज और इसकी वैल्यू जो पुट किए तो जो y में मिला ये हमारा 149 ये हो गया इमेज। तो ये है प्री इमेज और ये है इमेज। ये इमेज निकाले कैसे, इमेज के लिए ये डेफिनेशन दिया हुआ है ये कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, वाई इजकल टू एफ एक्स होता है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक्स में 1 दिया है तो यहाँ पर जो मिलेगा वो इमेज हो जाएगा, एक्स में 2 रख देंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा वो इमेज हो जाएगा, एक्स में 3 रख देंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा वो इमेज हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो चीज़ मिल रही है वो इमेज हो जाएगा और जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो प्री इमेज हो जाएगा, वो प्री इमेज हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल लेकर बता दिए हम कि एक्चुअल में इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। क्लियर है। अब देखिए इसी का बताते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। इस फिगर को देखिए, हमको बताना है डोमेन ऑफ फंक्शन। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं डोमेन ऑफ एफ डी एफ। ये क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, या इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं आर एफ। फिर को डोमेन ऑफ फंक्शन, या इसको को डोमेन ऑफ एफ ऐसे लिखते हैं। डोमेन कहते किसको हैं, डोमेन अगर 2 सेट हैं ए और बी तो इस सेट ए के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं ये डोमेन है। सेट ए के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं कि ये डोमेन है। तो डोमेन जो होता है वो सेट ए होता है, या ये हो जाएगा ए बी सी डी, या इसको ए भी लिख सकते हैं, ए में सब आते हैं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं ये डोमेन है, डोमेन इसको बोलते हैं ये डोमेन है। सेट बी के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं को डोमेन है। ये जो है इसको बोलते हैं को डोमेन। क्लियर है। सेट ए के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन है, सेट बी के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं को डोमेन है, सारे एलिमेंट को। तो को डोमेन में लिख लें, ये हो जाएगा क्या 1 2 1 2 3 4 5। अब आया रेंज की बारी।
रेंज क्या होगा? रेंज जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड होगा वही रेंज कहलाएगा। जैसे ए से 1 रिलेटेड है, बी से 2 रिलेटेड है, सी से 3 रिलेटेड है, डी से 4 रिलेटेड है। तो जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड होगा या ए के एलिमेंट का जो इमेज बनेगा वही रेंज कहलाएगा, वही रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा रेंज। ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये रेंज में नहीं आएगा। कोडोमेन में तो आएगा, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट रहेंगे बी के वो सब कोडोमेन में आएंगे, लेकिन रेंज में नहीं आएगा। रेंज में जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड है उसी को हम बोलेंगे ये रेंज है। अब कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए कि इसमें एलिमेंट बचा है। हम बोले थे कि अगर एलिमेंट बच रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। ये इसमें बच सकता है, 1 2 10 भी बच सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी आदमी का इमेज होता है। यहां कोई आदमी है, उसका इमेज ये बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। ये इमेज है, लेकिन हमको ये नहीं पता किसका इमेज है। अगर यहां रहता तो इसका इमेज यहां बनना निश्चित था, लेकिन ये इमेज है, हो सकता है किसी को जो इसमें डिफाइंड नहीं है। तो इसमें नहीं बचना चाहिए। इसमें बच गया कोई बात नहीं है, इसमें नहीं बचना चाहिए। और अगर यही हम करते कि ये A1 से भी रिलेटेड है, A2 से भी रिलेटेड है, तब भी गलत हो जाता। तो ये फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी भी एक आदमी का 2 चेहरा नहीं हो सकता है। एक आदमी का 2 चेहरा नहीं हो सकता है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होता। तो ये फंक्शन है, इसका डोमेन ये है, इसका कोडोमेन ये पूरा है, और रेंज केवल 1 2 3 4 है। क्लियर है? तो ये हुआ फंक्शन किसको कहते हैं, उसके डोमेन क्या होते हैं, उसके रेंज क्या होते हैं, उसके कोडोमेन क्या होते हैं, ये बता दिए। अब देखिए जो फंक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, हम उसकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला आइडेंटिटी फंक्शन। पहला होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? पहले तो ये आर बार बार लिखेंगे नहीं। आर जो होता है ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। मैं इसको बार बार लिखूंगा नहीं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। ये कोई एक फंक्शन है एफ फ्रॉम आर से आर, एफ फ्रॉम आर टू आर is defined as fx is equal to x for all x belongs to R, where R is the set of all real numbers. R क्या है? set of all real numbers. तो ये देखिए आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं? इफ f from R to R defined as fx equal to x for all x belongs to R, then f is called identity function. शॉर्टकट में बता रहे हैं। if f from R to R is defined as fx is equal to x for all x belongs to R, if f from R to R is defined as fx equal to x for all x belongs to R, then function is said to be identity function. Identity function या f is said to be identity function. ये डेफिनेशन है आइडेंटिटी फंक्शन का कि कोई भी फंक्शन जो R से R में डिफाइंड है, अगर डिफाइंड है fx इक्वल टू x,
तब हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। x क्या है, ये r को बिलोंग करता है। r क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है। अब देखिए ये आइडेंटिटी बोलते क्यों है, इसको आइडेंटिटी बोलते क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसको क्यों आइडेंटिटी बोलते हैं, वाई वी कॉल आइडेंटिटी। अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, अगर इसका ग्राफ बनाए हम, पहले तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये एक्स है, ये एफ एक्स आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 तो ये 1 आएगा, 2 तो 2 आएगा, -1 तो -1 आएगा, -2 तो -2 आएगा, -3 तो -3 आएगा, 4 तो 3 तो 3 आएगा। तो इसके जो पॉइंट्स बनेंगे ये 1 1 2 2 -1 -1 -2 -2 -3 -3 माइनस ये +4 3 3, इस टाइप से ये पॉइंट्स मिलेंगे। ये लोअर क्लास में पढ़े होंगे ग्राफ प्लॉट करना, शॉर्टकट में बताते रहे, एक बताएंगे उसके बाद और सब शॉर्टकट में बताएंगे। तो एक्स की वैल्यू पुट करते गए वॉलंटरी, एफ एक्स हमारा मिलता गया। यहाँ पर देखिए ये 1 1 है, 2 2 है, -1 है, -1 है, -2 है, -2 है, -3 तो -3 3 तो 3, ऐसे 4 तो 4। तो ये सब आइडेंटिटी मिल रहे हैं। इसका ग्राफ देखिए कैसे मिलता है। ग्राफ ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। एक्चुअल में ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, जो ये y इज इक्वल टू एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, y इक्वल टू एक्स है। और जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ से देखिए 1 1 तो ये ऐसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये 1 1 1 पे कहीं 1 होगा, 2 2 कहीं होगा, 3 पे 3 कहीं होगा, 4 पे 4 कहीं होगा, ऐसे ही इधर -1 -2 -3, इस टाइप से जब सबको मिला देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारा, ये ग्राफ बन जाएगा। ये जो ग्राफ बना ये इसी से बना, वैल्यू पुट कर देगा, ये ग्राफ बना। तो यहाँ पर देखिए जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू आएगी वही x की वैल्यू आएगी। इसलिए हम बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी है। यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये देखिए ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये था हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं, x इक्वल टू 1 रख दिए, तो f1 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हम रख दिए -1, तो f -1 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू रख दिए 2, तो ये f2 जो आया ये 2 आया, f की वैल्यू रख दिए -3, तो ये हो जाएगा f3 इज इक्वल टू -3। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ मिल रही है वो हमको वही आइडेंटिटी ही मिल रही है। -3 -3 2 2 -1 1 1 1 एकदम आइडेंटिकल है। ग्राफ में भी आइडेंटिकल था, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये था, निगेटिव डायरेक्शन में ये था। तो ये और ये एकदम आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है। पहला था आइडेंटिटी फंक्शन। दूसरा देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन शॉर्टकट में लिख रहे हैं, कोई फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, f फ्रॉम r टू r, और कैसे डिफाइंड है, इज डिफाइंड एज f x इज इक्वल टू c या k। इफ f is a function from r to r and is defined as f(x) equal to c for all x belongs to r and c is constant, c is constant। f r से r में कोई फंक्शन है
आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और वो डिफाइंड कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू सी, ये मेन है, ये एफ एक्स इक्वल टू सी। क्लियर है? जहां पर x क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, और c क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है तो हम इसको कहेंगे कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर x की वैल्यू जो भी रखिए 1 रख दिए तो f1 इज इक्वल टू सी, x की वैल्यू 2 रख दिए तो f2 इज इक्वल टू सी, x की वैल्यू 3 रख दिए तो f3 की वैल्यू c, f-1 रख दिए तो f-1 की वैल्यू c। कहने का मतलब ये है कि x की चाहे जो वैल्यू रखें हम, अगर जो fx हमारा मिल रहा है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी मिल रही है या फिक्स्ड नंबर मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बार बार c मिल रहा है, ये कांस्टेंट मिल रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू चाहे जो रख दीजिए आप, लेकिन हमको जो आउटकम मिल रहा है वो c मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ये कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर देख लीजिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हम, ग्राफ, ये ग्राफ प्लॉट करना छोटे कक्षाओं में बताया गया होगा, x x डैश, y y डैश, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे इस टाइप का ग्राफ प्लॉट करना। एफ एक्स इक्वल टू सी, एक्चुअल में ये जो c है, ये c है क्या, ये है y इज इक्वल टू सी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे y इज इक्वल टू सी। यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये जो c मिला है हमारा, x की चाहे जो वैल्यू रखें, यहाँ देखिए अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम रखें ये x, ये y, तो x की वैल्यू 1 रख दिए तो ये मिला c, x की वैल्यू 2 रख दिए तो भी मिला c, x की वैल्यू 3 रख दिए तो भी मिला c, x की वैल्यू -1 रख दिए तो भी मिला c, -2 रख दिए तो भी मिला c। तो कहने का मतलब है x की चाहे जो वैल्यू रखें, यहाँ पर c मिलते जा रहा है, c। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? हम ये मान ले रहे हैं y इज इक्वल टू सी, तो y पर c डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस ये c मान लिए हैं, ये c डिस्टेंस है। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0, तो भी c आएगा, तो y की वैल्यू c आएगी। x की वैल्यू 0 रखे, ये c आ गया। x की वैल्यू 1 रखे तो भी c आ गया। x की वैल्यू 2 रखे तो भी c आ गया, 3 रखे तो भी c आ गया। यहाँ देखिए -1 रखे तो भी c आ गया, तो x पर -1 रखे तो भी c आ गया, -2 तो भी c। तो अगर इसको हम बढ़ाएं ऐसे, तो ये आ जाएगा इसका ग्राफ। ये जो है, ये डिस्टेंस, ये है y इज इक्वल टू सी। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। चूंकि ये कांस्टेंट चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है। x की वैल्यू पे ये निर्भर नहीं करता है, x कुछ भी रखें, y की जो वैल्यू आ रही है वो फिक्स है। क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। बनाने के लिए इस तरह से हम वैल्यू रख लेंगे, देखेंगे ग्राफ कैसे बन रहा है। तीसरा, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी फंक्शन है या फ्रॉम r to r is said to be polynomial a function f from r to r is said to be polynomial जब y इज इक्वल टू क्या हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 डॉट 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 प्लस an x के पावर n। कोई फंक्शन f r से r में पॉलिनोमियल होगा जब y इज इक्वल टू ये मिले, एंड या वेयर
x एंड y बिलोंग्स टू R। R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अगर इस टाइप से ए फंक्शन f फ्रॉम R टू R इज सेट टू पॉलिनोमियल इफ y इज इक्वल टू दिस, इस तरह से अगर डिफाइंड है जहां पर x और y दोनों R को बिलोंग करते हैं, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है f ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्लियर है? एग्जांपल अगर लेना हो, y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 2x प्लस 2, कोई भी, ये पॉलिनोमियल है। अगर यही y इज इक्वल टू एक्स के पावर 2/3 माइनस, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, और x के पावर 2/3 फिर 2x प्लस 2 अगर रहे तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये 2/3 है, नॉट पॉलिनोमियल। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं इस टाइप का जो भी फंक्शन रहेगा उसको हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है, और अगर इस टाइप से मिल गया तब हम बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? y इज इक्वल टू √2 एक्स पावर 3 प्लस 2x प्लस k, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस टाइप से अगर है तो कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है, इस टाइप से है तो कहेंगे पॉलिनोमियल है, इस टाइप से है तो कहेंगे पॉलिनोमियल है। तो ये था पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? चौथा है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन शॉर्टकट में देखिए, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर एक ग्राफ बनाना चाहे तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बन सकता है। शॉर्टकट में जैसे मान लीजिए यही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, ये पैराबोला है, ऐसे बन जाएगा पॉलिनोमियल। अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ बनाए, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसका ऐसे बनेगा ग्राफ। ये भी पैराबोला का इक्वेशन है। अभी आगे जब कॉनिक सेक्शन बताएंगे तो ये सब बताएंगे। तो ये अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ ये है, इसका ये है, इसका ये है। क्लियर है? रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। मान लिया दो फंक्शन है, एक है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x). हमने मान लिया दो फंक्शन है f(x) और g(x). तो f(x) और g(x) रेशनल कब होंगे? तो रेशनल का डेफिनेशन क्या है? विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q मस्ट नॉट बी 0। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन नहीं, फंक्शन, ये जो फंक्शन है f कहीं से कहीं, उसमें f(x) और g(x) दो फंक्शन है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों रेशनल कब होंगे? जब f(x/gx) ये f(x/gx) के फॉर्म में लिखा जा सके, f(x/gx) के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर gx मस्ट नॉट बी 0। रेशनल फंक्शन, ये f(x) ये कोई पॉलिनोमियल है, gx कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लिए। इन दोनों पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल ले लिए, एक्चुअली ये फंक्शन है। ये f और g क्या है? ये फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। f और g ये फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। f(x) और gx पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर इन दोनों फंक्शन को, दो फंक्शन पॉलिनोमियल हैं जो,
इन दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख पाएँ fx अपॉन gx, तब हम कहेंगे कि ये रेशनल फंक्शन है, तब हम कहेंगे कि रेशनल फंक्शन है। ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, इन दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर हम इस फॉर्म में लिख दिए जहां पर gx 0 के बराबर नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये जो है फंक्शन ये रेशनल फंक्शन है। क्लियर है? तो इसके लिए डोमेन और रेंज सबका अलग अलग होगा, और डोमेन और रेंज बताएंगे बाद में, क्योंकि अभी 1 2 3 जो बताए हैं उसका डोमेन रेंज नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर ये fx gx, जहाँ पर ये कंडीशन दे दिए हैं gx इज नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर जो डेफिनेशन था कि x बिलोंग्स टू r, देखिए डोमेन और रेंज बताने को बता सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि 1 2 3 जो बताए हैं उसका डोमेन रेंज नहीं बताए हैं। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर रेशनल फंक्शन। अब इसके बाद देखिए, पहले तो ये फंक्शन है क्या ये बताइए, उसके बाद तब इस पे आएंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, उसका कोडोमेन क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब देखिए, रेशनल फंक्शन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, अब मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये डिफाइंड कैसे होता है ये देख लीजिए। मॉडुलस फंक्शन कोई भी, ये शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, अगर ये इस तरह से डिफाइंड है fx इज इक्वल टू मॉड x, वेयर x इज ये x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0, इसको बोलते हैं हम कि ये मॉडुलस फंक्शन है। fx is equal to mod x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than or equal to 0। इस फंक्शन को हम बोलते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, ये जो fx होता है ये मॉड x होता है। जब हम x की कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जैसे अगर f -1 रखे तो भी 1 मिलेगा, और f 1 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा। तो ये जो -1 रखे और 1 मिला, 1 रखे 1 मिला, ये होता कैसे है? ये होता है इसी डेफिनेशन से, इसी डेफिनेशन से। ये डेफिनेशन अगर क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये -1 रखे, ये +1 कैसे दे दिया, यहां से देखिए fx इज इक्वल टू मॉड x f -1 इज इक्वल टू माइनस, यहां पर देखिए ये -1 रखेंगे तो ये 1 दे देगा। इसका ये टेंडेंसी होता है कि प्लस रखें या माइनस रखें, ये हमेशा प्लस देगा। लेकिन इसको डिफाइन कैसे किए हैं, यहां पर देखिए, यहां से देखिए f -1, f -1, तो -1 कहाँ है, ये देखिए -1 जो है वो 0 से छोटा है। तो जो लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, -1, ये माइनस पहले रहेगा, फिर x की जगह -1 रखे हैं तो ये -1, x 0 से छोटा है तो ये वाला डेफिनेशन लिखेंगे, fx इक्वल टू ये हो जाएगा। अगर 0 से बड़ा रहता तो fx इक्वल टू x हो जाता। तो ये देखिए f -1 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये f -1 इज इक्वल टू 1 हो गया।
और अगर यही हम कहें कि f 0, तब क्या हो जाएगा, f 0, तो जब x की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर x रहेगा, मतलब 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर देखिए अगर f की वैल्यू हम f2 रखें तो ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ जो रखेंगे वही प्लस के साथ आ जाएगा, तो ये केवल 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इस मॉड को हम डिफाइन करते हैं। इस पे कंपटीशन में भी सवाल आते हैं, इसलिए इसका डेफिनेशन जो है थोड़ा अच्छे से याद रखिए कि fx इक्वल टू मॉड x, और ये मॉड x जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x, कब, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, और ये माइनस x रखते हैं कब, जब x 0 से छोटा हो। तो ये है मॉडुलस फंक्शन। क्लियर है। छठवां, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है fx इज इक्वल टू ये x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर या ब्रैकेट x। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइंड कैसे होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए, अगर हम कहें जैसा इसका नाम है, इस नाम से देखिए ग्रेटेस्ट माने सबसे बड़ा, बड़ा, इंटीजर माने इंटीजर पूर्णांक, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे बड़ा पूर्णांक का मतलब क्या हुआ वो इस डेफिनेशन से देखिए। अगर हम कहें कि f x की वैल्यू हम 2.1 ले लें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 2.1। इसकी वैल्यू क्या होगी, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? देखिए इस 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू, इंटीजर माने पूरा पूरा अंक होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। इसमें 2.1 दिया है, हमको लिखना केवल है इंटीजर पार्ट, नॉट फ्रैक्शनल। तो ग्रेटेस्ट और इंटीजर, तो इसमें देखिए ये 2.1 जो है ये अगर देखा जाए तो इसमें आएगा 2.1 जो है 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है। यहां से देखिए ये 2.1 जो है 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 2.1 है तो 3 तो ले नहीं सकते, 3 नहीं ले सकते। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या लेंगे हम? ये 2 के बराबर ले सकते हैं। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 2। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा वैल्यू, तो बड़ा वैल्यू ये है। और इंटीजर, तो इंटीजर तो 2.1, तो पॉइंट वाला निकाल देंगे, केवल ये बचा तो ये लिख दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा पूर्णांक, ये हो गया। अगर यही रहे 3.9 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। क्यों? क्योंकि इसको जो डिफाइन करेंगे हम, ये 3.9 जो है ये 4 से छोटा होगा और 3 के बराबर, या ये अगर इसको हम कहें तो डेफिनेशन इसका ये हो जाएगा, ये इसमें डिफाइन होगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती, 4 से छोटी और 3 के बराबर या उससे बड़ा।
तो उससे बड़ा ले नहीं सकते, 4 है। क्यों? क्योंकि ये 4 है नहीं। 3.9 फ्रैक्शनल पार्ट है 0.9, तो हम जो वैल्यू लेंगे वो 3 ले लेंगे, तो इसलिए ये 3 आ गया। कहने का मतलब कि जब भी हम पॉजिटिव में ये 3.9 है, 3.9, तो इसमें जो ले रहे हैं तो ये लोएस्ट वैल्यू ले रहे हैं, लोएस्ट वैल्यू। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बाद में अभी बताएंगे डिटेल में, डोमेन रेंज बताएंगे तब। इसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन। 7वां है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ये एफ आर से आर में कोई रिलेशन है। एक फंक्शन है एफ एक्स, डिफाइंड है कैसे? मॉड एक्स अपॉन एक्स, मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो ये फंक्शन जो है ये सिग्नम फंक्शन कहलाएगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स। एक्चुअल में ये डिफाइंड कैसे है? ये डिफाइंड है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, mod x upon x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to, बोलिए, अगर ये x जो है 0 नहीं होगा तब ये रहेगा, और अगर x 0 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x is greater than 0 and 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0। तो या तो ऐसे डिफाइन करें या तो ऐसे डिफाइन करें, दोनों को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन है। ये सिग्नम फंक्शन है। या तो ऐसे लिखें ऊपर वाला, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर x 0 नहीं है तो mod x अपॉन x, अगर x 0 नहीं है, यहाँ से देखिए, तो mod x अपॉन x, हम कह रहे हैं 0 नहीं है तो x अपॉन x ये हो जाएगा 1। क्लियर है? और अगर 0 है तो ये 0 लिख देंगे। फिर देखिए, अगर ये माइनस है तो -x अपॉन x, ये ऊपर वाला हो जाएगा x अपॉन -x, ये हो जाएगा -1। कब? जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। कहने का मतलब x अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव ले लिए तो ये 1 आ गया, निगेटिव ले लिए तो ये -1 आ गया। तो इसको बोलते हैं सिग्नम प्रमेय, सिग्नम फंक्शन। ये है सिग्नम फंक्शन। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अगर दो फंक्शन हैं एफ और जी, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, देन पहला क्या हो जाएगा? ये f प्लस जी x अगर है तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। पहला। इसी में दूसरा देखिए, अगर दोनों का माइनस ले हम तो क्या हो जाएगा? f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। बहुत सिंपल है। दोनों का प्लस लिए तो ये दोनों अलग अलग हो गए, दोनों का माइनस लिए तो ये दोनों अलग अलग माइनस हो गए। फिर देखिए, अगर कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है इसके, अल्फा एफ एक्स
कोई कांस्टेंट चीज़ में मल्टीप्लाई है तब क्या करेंगे, उस कांस्टेंट चीज़ को बाहर निकाल देंगे और ये एफ एक्स इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। फोर्थ, अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो इसको हम अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। ये है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। फिर फिफ्थ पार्ट, अगर दो फंक्शन है एफ बाई जी एक्स, तब इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो ये देखिए, ये है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अगर दो फंक्शंस हैं एफ जी, तब क्या होगा, एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर कोई कांस्टेंट चीज़ मल्टीप्लाइड है, अल्फ़ा कुछ भी ले सकते हैं एफ में, तो वो अल्फ़ा बाहर निकल जाएगा, अल्फ़ा इंटू एफ एक्स। अगर दो फंक्शंस हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर कोसेंट फॉर्म में ऐसे हैं एफ अपॉन जी एक्स, तो इसको एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये था फंक्शन, फंक्शन के प्रकार, उसके डेफिनेशंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अब जो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, डोमेन, रेंज कैसे निकालते हैं, उसको बता के फिर इस पे सवाल बताएंगे, क्योंकि बिना उसके इस चैप्टर का सॉल्यूशन संभव नहीं है। डोमेन निकालना, रेंज निकालना, को डोमेन निकालना, तो उसको बताएंगे, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन कराएंगे। आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को बताएं। कहीं कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।